राष्ट्रीय बौद्ध मैंने उनसे आग्रह किया है कि भाई आप अपना पैसा जितने भी लोग जा रहे हों वो शीघ्र जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के खाते में जमा कर रखें। लेकिन आइंदा से ना आप किसी से का उसकी है 8 को दे देना और ये आपका वहाँ रहेगा जिस महीने आपको खाली करना हो उस महीने आपको किराया नहीं मिलेगा, लेकिन आपने 8 को किराया दे देना बगैर कहे। बुंदेलखंड से मेरे जो है अभी संपर्क नहीं हो पाया है। मैंने काफी प्रयास किया कि मान्यवर विजय बौद्ध जी से संपर्क हो जाए, लेकिन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने कल भी ट्राई किया, आज भी मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी जो भी टारगेट दिया गया है उत्तर प्रदेश का वो पूर्ण हो जाएगा। यही बिहार की है। बिहार के लोगों से भी जो है टेलीफोन संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन बिहार से भी जो है जितना टारगेट बिहार का दिया हुआ है वो भी सब पूर्ण हो जाएगा, ऐसा लोगों ने मुझे बताया गया है। अभी मेरा हमारी आदरणीय सम्मानित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंजू बौद्ध जी, उनसे मेरी अभी संपर्क हुआ था। मैं कल उनसे बात करके जो है अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय को दे दूंगा। यहाँ तक सवाल 27 सितंबर को ज्ञापन देने वाला है किसानों के, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश हमारे केंद्रीय कार्यालय और माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय से प्राप्त हुए हैं, मैंने जो है सभी जिलों से लगभग बात की है। तो वो जितनी भी यूनिटें यहाँ हमारी उत्तराखंड में काम कर रही हैं, सभी यूनिटों के माध्यम से जो है हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। और जो लोग जिनसे अभी संपर्क नहीं हुआ है, अभी समय है 2-3 दिन में मैं और संपर्क करके जो है, यानी कि जितनी भी हमारी यूनिट काम कर रही है, मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि सभी यूनिटों के माध्यम से हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और जो भी केंद्रीय कार्यालय के दिशा निर्देश हैं उनका हम अक्षर से पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बस यही मेरी रिपोर्ट है। बाकी अंत में मेरा सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय संचालक जी आगे बढ़ाइए। संचालक जी जब तक नेटवर्क के कारण हट गए हैं, मैं तुलसीदास लंगे साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय लंगे साहब। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। और तथागत गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संता महापुरुषों को नमन करते हुए धर्म प्रकाश भारतीय जी, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष और बहुजन नायक माननीय काशीराज साहब को नमन करते हुए आपकी जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट जो है वो तो अपने आरसी मंगोत्रा साहब ने बड़ी डिटेल से दे दी है। वो सारा हमने उससे एक्सरसाइज की है, क्योंकि पहले तो 2-3 जिलों में थी, तो हमने सारी एक्सरसाइज करके जम्मू के 10 जिले हैं, 10 जिले कश्मीर के हैं। तो हमारी वादी जो है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम जम्मू प्रोविंस में है। कश्मीर में जो है वो पूरी समझो 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है और बाकी जो वहाँ के कश्मीरी पंडित है वो भी माइग्रेंट हो गए हैं। अब 0.5% वहाँ पर दूसरे लोग हैं, कुछ सिख हैं और कुछ दूसरे कश्मीरी पंडित हैं और चुनिंदा कोई थोड़े गिनती के सैकड़ों में शेड्यूल कास्ट हो गए। और बाकी लद्दाख में जो है, लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट। लेह डिस्ट्रिक्ट में 52% बुद्धिस्ट हैं, 48% मुस्लिम हैं और करगिल डिस्ट्रिक्ट में
48% जो है बुद्धिस्ट हैं और 52% मुस्लिम है, यानी 50-50 वहाँ पर रेशो है मुस्लिम और बुद्धिस्टों की। वहाँ पर हिंदू कोई नहीं है। तो यहाँ के जो बिजनेस करने के लिए जहाँ के लोग गए हैं, जम्मू से, कुछ पंजाब से, वो लोग वहाँ कुछ बिजनेस करते हैं, वो लोग हैं जहाँ से। बाकी वहाँ की, और वहाँ पर मैंने पहले भी कई बार टूर किया, लद्दाख में इलेक्शन भी लड़ाया है। 98 में मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन वहाँ से लड़ाया, तो मैं खुद 20-25 दिन बाहर रहा। वैसे भी कई बार मैं मेरा आना जाना रहा है। जो आज वहाँ के जो मिस्टर थॉम्पसन जो है वो MP भी रहे हैं, और वो अभी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट है, उनके गंगोत्रा साहब उनसे मिलके आए हैं। तो जो हमारे वहाँ के टुंडब साहब जो हैं, वहाँ के इनको संजो को गंगोत्रा सिंह ने बनाया है। तो समझो जैसे उन्होंने कहा है कि 9 लोग जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, वो पूरी तफसील आपको दे दिया, अपने दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो गंगोत्रा साहब से, क्योंकि हमारी डिस्कशन होती रहती है आपस में सेटिंग करके, तो जो रिपोर्ट तो एक आदमी रखता तो काफी है। तो यानी जो है हमारा काम जो है, अभी हिमाचल में हमारे कॉन्टैक्ट जो पुराने कुछ हमने एस्टैब्लिश किए हैं, तो अभी जो वहाँ का नया संजोग जो आपने संजोग जो बनाया हुआ है RBM का, उनसे तो कोई संपर्क हो नहीं पाया। लेकिन हमारे कुछ पुराने कॉन्टैक्ट थे मेरे पर, उनसे हमने राब्ता कायम किया है और उनसे बातचीत चल रही है। तो हो सकता है एक आदमी जो है वो हिमाचल से, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना से हैं, बलवंत सिंह जी, तो उनसे बातचीत हुई है। वो सकता है वो भी आ जाए वहाँ से। 1-2 आदमी हिमाचल से जो हमारे कॉन्टैक्ट से आ सकता है, मगर जो RBM से पहले से कॉन्टैक्ट में है, उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट जुड़ नहीं रहा है। तो गंगोत्रा साहब ने कोशिश की है पंजाब में भी। तो चंडीगढ़ में हमारे कॉन्टैक्ट तो हैं, लेकिन मुझे जहाँ जाने की जरूरत है, वहाँ अम्बेडकर भवन में जो है वहाँ की जो सोसाइटी है, उनके साथ मैंने कई बार चंडीगढ़ जाने का मौका मिला है। तो उनके साथ संपर्क नहीं हो रहा है, अभी संपर्क हो जाएगा, वहाँ भी काम चलेगा। तो अब गंगोत्रा साहब से सारी वो डिस्कशन होती रहती है, तो वो एक्टिव है काफी। चलो नौजवान भी उनमें हिम्मत है। हम तो भी थोड़े क्योंकि एज हो गए हैं, लेकिन चलो अपने जो पुराने कॉन्टैक्ट है उनको रिवाइव और सर्वाइव कर रहे हैं ताकि काम आगे बढ़ सके। तो बाकी कोई एक्स्ट्रा रिपोर्ट है नहीं, तो गंगोत्रा साहब ने भी बता दिया आपको, और उनमें जो है गंगोत्रा साहब ने बता दिया है। और हम जो है 27 तीर को वो अपने जितने जिलों में बताया उन्होंने कि 10 में से 9 जिलों में और एक लद्दाख में, ये जो है वहाँ पर मेमोरेंडम जो है ये राष्ट्रपति महोदय को थ्रू डिप्टी कमिश्नर जो है वो भेजेंगे। और बाकी जो है वहाँ वो तैयारी कंप्लीट हो चुकी है हमारी, वहाँ बोध गया आने की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे भी भेज दिए गए हैं साथियों ने। तो मैं इन शब्दों के 60 शब्दों में जो है अपनी बात को रखते हुए रजा लेता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं हमारे संचालन कर्ता महोदय संचालक जी से अनुरोध है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। संचालक जी नहीं सुन पा रहे। जब तक मैं मध्य प्रदेश के प्रभारी और 4 राज्यों के महासचिव कमलेश बोध संप्रिय से मैं अनुरोध करता हूं। संप्रिय कमलेश बोध जी, आप अपनी बात रखें। जी सर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मैं आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय कमलेश साहब अपना माइक के अनम्यूट करिए। चलो कमलेश बोध जी अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। विजय बोध जी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात करें। माइक अनम्यूट हो गया, क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम। जी पा रहा है सर मेरी?
हाँ सुन पा रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम आज दिक्कत कर रहा था, ढूंढता हूं। जी बात रखिए अपनी। नेटवर्क के कारण कमलेश जी अब हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। जब तक मैं विजय बोध जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। विजय बोध साहब अनम्यूट करिए सर अपने माइक को। हाँ, सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। सर किसी की आवाज आ रही है? हाँ मैं डिस्टर्ब हो चेक रहा कर है? रहा हूँ किसकी आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मप्रिय प्रशांत साहब और पूरे देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय महासचिव एवं संयोजक सह संयोजकों को मेरा पुनः मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आज के वेबिनार में अपने अपने प्रदेश की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और 27 सितंबर को धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में किया जाना है, ऐसा हमें आदेश हुआ है। तो मैं पहले बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 5 लोग बोल चुके हैं कि हम लोग आएंगे और तेलंगाना से 12 लोगों ने कहा है, लेकिन उसमें से 7 लोग आएंगे जिस प्रकार मेरे को आज रिपोर्ट मिली। और छत्तीसगढ़ से करीब 40 लोगों की लिस्ट बनी है और मैं सभी को कह दिया हूं कि आप लोग अपना अपना 2-2 हज़ार रुपया जमा करें, लेकिन कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के संयोजक सुपुत्र कुमार प्रतापी जी ने भी मेरे को कहा कि साहब, लोग बाग कह रहे हैं कि हम लोग वहां जाने के बाद ही जमा करेंगे क्योंकि कोरोना काल है, पैसा जमा करेंगे तो वापस होगा कि नहीं होगा, ये भी प्रश्न किया गया। तो हमने कहा भाई कि जो पैसा आप जमा करेंगे वो वापस नहीं होगा। इस तरह से साफ साफ शब्दों में हमने उन्हें बताया। तो मैं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से यही कहूँगा कि हमारे यहाँ से जितने लोग भी जाएंगे, उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा है कि वहाँ पहुँचने के बाद जमा करेंगे। और मैं कार्यालय सचिव मुकेश गौतम जी और शशि बौद्ध जी मैडम को यह बात बताई है। तो चूंकि संगठन का जो आदेश होता है उस आदेश को हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और यह मेरी तीनों प्रदेश का रिपोर्ट है। और धरना प्रदर्शन की जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में जो हम पूरे देश भर में विज्ञापन देकर के धरना प्रदर्शन का जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ कलेक्ट्रेट में आवेदन दिए, रिसीव तो मिल गई, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि प्रोटोकॉल के कारण आप लोगों को लिखित में कोई भी परमिशन नहीं मिलेगा। अभी बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ 24 सितंबर को हो रहा है, उनको भी परमिशन नहीं मिला। तो कलेक्टर का कहना है प्रोटोकॉल के अनुसार लिखित में किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगा, आप लोग अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। तो साथियों,
हम लोग जिला मुख्यालय के अनुसार सभी जिला के हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों को और हमारे संगठन के समर्थकों को कह दिया है कि आप लोग 4x6 का 4x8 का एक फ्लेक्स बनाएं और जहां जहां बाबा साहेब की मूर्तियां हैं, स्टेचू हैं, वहां पर जाकर के अपनी बात जरूर रखें और कलेक्टर में, एसडीएम में ज्ञापन देना है। तो सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर कहा है कि हम लोग करेंगे और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यह बहुत ही अच्छा सोच है कि हम देश में कोई भी सरकार के द्वारा अनर्गल कार्य होते हैं, देश की जनता के साथ विपरीत कार्य होते हैं, तो उसके विरोध में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा समय समय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह विगत 2 सालों से कार्य चल रहा है। यह बहुत ही एक अच्छी, हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्लानिंग के अनुसार कार्य कर रहे हैं और पूरे देश भर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की एक पहचान बनी है। यही मेरी रिपोर्ट है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने अपनी बात को रखा है, हम इसको आगे लेंगे। संचालक जी जुड़ जाएं तो मुझे बता देना। जब तक मैं संघप्रिय कमलेश बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात रखें। धन्यवाद साहब पुनः मुझे मौका देने के लिए, क्योंकि नेटवर्क ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचा हूं जहां नेटवर्क मिला है, तो मुझे लगता है कि अब मेरी बात पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए संस्था के प्रमुख, हमारे मार्गदर्शक माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय एम.आर. प्रसाद साहब, सभी महासचिव, सचिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश के संयोजक एवं जूम मीटिंग में जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी साथियों, सादर जय भीम। जैसा कि आज का विषय है कि 27 तारीख को जो हमारा देशव्यापी आंदोलन होना है, जिसमें धरना प्रदर्शन और ज्ञापन हमें देना है, उसकी तैयारी को लेकर लगातार हमारी बात चल रही है। तो मध्य प्रदेश में अभी 28 जिलों में लगभग इसकी तैयारी हो गई है, तैयारी चल रही है। और जैसा कि हमारे माननीय छत्तीसगढ़ के संयोजक और राष्ट्रीय महासचिव हमारे बौद्ध जी ने बताया कि कलेक्टरों का यही कहना है, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे, आप सूचना दे दीजिए, कार्यक्रम आप करिए, उसमें किसी प्रकार का शांतिपूर्ण तरीके से आप करिए। अगर किसी प्रकार का नेटवर्क की समस्या होने के कारण हमारे संघप्रिय कमलेश बौद्ध साहब हट गए हैं। उनके स्थान पर मैं उड़ीसा के संयोजक नेपालेश्वर टंडी साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बात रखें। नेपालेश्वर टंडी साहब। जी, सभी कलेक्टर्स बहाना कर लेते हैं और परमिशन नहीं देते हैं। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहाना बना लेते हैं, तो फिर भी हमने सभी साथियों को फॉर्मेट, सभी जिला अध्यक्षों और सभी संभागीय अध्यक्षों को जो राष्ट्रीय कार्यालय से हमें प्राप्त हुआ है परमिशन का, वो कल सभी जिलों में मध्य प्रदेश में लगवा दिया जाएगा और उसकी सूचना राष्ट्रीय कार्यालय को दे दी जाएगी। इसके पश्चात हमारा राष्ट्रीय जो अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन के संबंध में मेरी राजस्थान लगातार बात चल रही है, लेकिन अभी एक भी कंफर्मेशन नहीं मिली है और मध्य प्रदेश में लगभग 70 साथियों का रिजर्वेशन हो गया है, जिसमें से अभी 32 साथियों को पैसे मेरी जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय कार्यालय में जमा हो चुके हैं।
तो ये मेरी जानकारी है। लगातार सतत संपर्क बना हुआ है और मैं सभी को राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष जी और संगठन की मंशा अनुसार मैं यही कह रहा हूं कि भाई संगठन का नियम और अनुशासन महत्वपूर्ण होता है और जो भी साथी वहां जाकर पैसा जमा करने की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे यही कह रहा हूं कि ये ऐसा सही नहीं है। तो आप कम से कम जल्दी से जल्दी इसी माह पैसा जमा करें ताकि आपका अधिवेशन में शामिल होना कंफर्म हो जाए और हम व्यवस्थाएं आपके लिए कर सकें ताकि आपको अव्यवस्था ना हो। और जो साथी वहां जाकर पैसा देने की बात कर रहे हैं ऐसे साथियों से मैंने साफ शब्दों में कहा कि अगर आप 30 तारीख तक पैसा जमा नहीं करेंगे तो आप अपने टिकट भले ही रहे लेकिन आप अधिवेशन में शामिल नहीं होंगे, उसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे। स्पष्ट शब्दों में लोगों से संदेश दिया है क्योंकि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा आती है उसमें तो वो स्वयं जवाबदार होंगे। तो सभी साथियों से हमने यही अनुरोध किया है कि सभी राष्ट्रीय कार्यालय को वहां जाने से पहले पैसा जमा कराएं ताकि व्यवस्थाएं पूरी सही तरीके से की जा सके और आपको अव्यवस्था ना हो और जो कार्यक्रम हमारा जिस उद्देश्य को लेकर हो रहा है उसको पूरी तरह हम सफल बनाएं। यही आज की रिपोर्ट है। और दिल्ली के संबंध में माननीय हमारे दिल्ली और हरियाणा का योगेश गौतम जी अपनी बात रखेंगे और मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद साहब। मैं बहुत बहुत साधुवाद सर जी। मेरी आवाज आई सर? जी आ रही है। मैं पुनः आमंत्रित करता हूं। मेरा नेट बस वीक हो गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। जो भी साथी आज की वेबिनार में अपनी बात रखना चाहते हैं वो हैंड रेज भी कर सकते हैं। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे साथ में अभी जो हमारे माननीय कमलेश दोहरे साहब ने बताया कि दिल्ली से योगेश गौतम जी यदि जुड़े हों तो उनसे आग्रह है कि वो अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। माननीय योगेश गौतम जी। नहीं है, आगे बढ़ा। अगले क्रम में मैं पुनः आमंत्रित करता हूं माननीय विजय बौद्ध जी जुड़े हैं। हो गया उनसे उनका हो गया जी। और अब आप लीजिए डॉक्टर जेपी अम्बेडकर जी हैं, चंद्रहास गौतम साहब हैं, के बौद्ध साहब हैं, नेपालेश्वर टांडी साहब हैं, प्रतिपाल सिंह साहब हैं। जी जी प्रतिपाल सिंह साहब आपका नहीं हुआ है तो मैं अगले क्रम में आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश से माननीय जेपी अम्बेडकर साहब जी। वो आए और आज की वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय जेपी अम्बेडकर साहब। यदि नहीं जुड़े हों तो माननीय के बौद्ध साहब बिहार से जुड़े हैं। उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। पंजाब से प्रतिपाल सिंह जो संयोजक हैं जुड़े हुए हैं, एडवोकेट प्रतिपाल सिंह साहब। माननीय एडवोकेट प्रीतपाल सिंह जी पंजाब से हैं। उनसे आग्रह है कि आज के इस वेबिनार में अपनी बात रखें। प्रीतपाल साहब। हेलो जी सर। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे हुए संतों गुरुओं को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आज के वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, आज का संचालन करते हुए NS भारती जी, और हमारे जो सारे राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, संयोजक, सह संयोजक, कार्यकारिणी सदस्य, सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आदेश हुआ है कि हमें अपनी रिपोर्ट रखनी है, जो कार्यक्रम एक तो 12, 13, 14 अक्टूबर को संस्थापना दिवस के लिए और जो 27 सितंबर को
किसान आंदोलन के द्वारा जो आह्वान किया गया है भारत बंद का, और उसके संबंध में जो हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। सबसे पहले मैं 27 सितंबर के बारे में आपको बता देता हूँ। किसान आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है जो भारत के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन अभी तक चल रहा है। 1 साल हो चुका है इस आंदोलन को चलते हुए, और सरकार को बार बार याद दिलवाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसानों की बात जो है सुनी जाए। साथियों, किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। किसानों के आंदोलन के साथ साथ ये मजदूरों का आंदोलन है। उसके साथ साथ ये आम नागरिक, आम भारतीय नागरिक का आंदोलन है। क्योंकि अगर ये आंदोलन फेल हो जाता है तो भारत में जो इस वक्त मौजूदा सरकार है वो पूरी दमनकारी हो जाएगी और भारत को जो है गुलाम बनाने की तरफ बढ़ जाएगी और बढ़ रही है। साथियों, किसान आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है जो जिसने सरकार की नाक में दम करके रखा है, और इस आंदोलन के द्वारा ही हम सरकार को झुका सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं कि उनकी जो जबरदस्ती है उसके खिलाफ जो है किसान, मजदूर और भारत का आम नागरिक जो है उठ चुका है, और सरकार को ये बात जो किसानों की है वो माननी पड़ेगी। क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि किसान आंदोलन के साथ मजदूरों और आम नागरिक की जो जुड़ा हुआ है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन में सिर्फ किसानों के जो 3 काले कानून हैं उसका ही जो एक पार्ट नहीं है, हमारे जो मजदूरों को जो उनका जो मजदूरी है, जैसा कि हमें पीछे शायद हमारे साथ जुड़े हुए साथियों को पता होगा कि मजदूरों की मजदूरी भी जो है सरकार ने 12 घंटे का टाइम जो है बढ़ा दिया है, और उसके साथ साथ इसका इफेक्ट आम पब्लिक पे कैसे पड़ेगा। आम पब्लिक पे इसका इफेक्ट ऐसे पड़ेगा कि जब किसान की किसान की जो आमदनी है या जो किसान की प्रोड्यूस जिसे हम कहते हैं, फसल जिसे कहते हैं, जब इस पर कारपोरेट का हक हो जाएगा तो कारपोरेट वर्ल्ड जो है, जिन्होंने बड़े बड़े खाद्यान्न जमा करने के लिए बड़े बड़े जो स्टोर्स बनाए हैं, उनमें जो इनको वो स्टोर करेगा, स्टोर करके वो सस्ते दामों से किसानों को वहां से खरीदेगा और स्टोर करके मन मर्जी से जो है वो इसको बेचेगा, उसके रेट बढ़ा देगा और इसका असर पब्लिक पर होगा। जैसा कि एक एपीएमसी के बारे में, मंडियों के बारे में बताया गया कि इस कानून के तहत मंडियों में जो है वो कारपोरेट को जो आम इसको परमिशन मिल जाएगी या मिली हुई है कि वो वहां पर आ सकता है, उसको किसी भी तरह की फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर वो फीस जमा नहीं कराता तो जिस भी राज्य में, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी राज्य में जहां भी मंडी होती है, मंडियों में एक लाइसेंस फीस जो है वो जमा होती है, और उस लाइसेंस फीस से करोड़ों का जो राजस्व इकट्ठा होता है, और उस करोड़ों के राजस्व से जो है वहाँ के आसपास के गांव और जो राज्य में है उसका जो है प्रयोग किया जाता है। और साथियों, जैसा कि हमने पहले भी इस पे काफी लंबी चौड़ी बात की है किसान आंदोलन के तीनों काले कानूनों के ऊपर, कि जब पहले तो वो कारपोरेट वर्ल्ड के जो है वो किसानों को आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे आपकी जो है प्रोड्यूस या फसल जिसको हम कहते हैं उसको खरीदेगा। धीरे धीरे वो जब मंडियां खत्म हो जाएंगी, और जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसानों को इनके पास जब वो अपनी फसल लेके जाएंगे तो ये मनमाने रेट से, एमएसपी के रेट के नीचे से
भी ये किसानों से उसकी फसल को खरीदेंगे, जिससे कि किसानों का जो है शोषण होगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इस वक्त मध्य प्रदेश में 171 जो मंडियां हैं वो बंद पड़ी हैं, जो जब से ये कानून वहां पर आया है। और हम देखते हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा में छोड़कर किसी भी राज्य में जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कोई भी जो राज्य सरकार है या है वहां पर जो इसकी खरीद नहीं हो, इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा। जब ये सरकार आई थी तो जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तब इन्होंने कहा था कि ये जो किसानों की जो हम आमदनी है उसको हम 1.5 गुना कर देंगे। लेकिन देखने में क्या आया है कि किसानों की जो आमदनी है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। डीजल के जो प्राइस हैं वो 25 से 30 रुपए जो है बढ़ चुके हैं, और जो खाद्यान्नों की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है, जो खाद है उसकी कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन जो किसानों की आमदनी है वो वहाँ की वहाँ है या कम हुई। तो साथियों, हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो ये फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला है कि इस वक्त हमें किसानों के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि किसानों, मजदूरों और आम भारतीय नागरिक को पता लगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है हमारे लिए काम कर रही है, और ये जो संस्था है ये आम लोगों के लिए जो बनी है, उनके जो दुख दर्द है दूर करने के लिए ये जो काम कर रही है। इससे हमें बहुत बड़ा जो है समर्थन जो है लोगों में हमें मिलेगा जब भी हम अपनी बात रखेंगे। तो इसके लिए जैसा कि हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आदेश आया है, हर जिले में जो है हम अपना 27 सितंबर को जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन किसानों के साथ मिलकर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर करेंगे, और वहाँ पर जो है अपना मेमोरेंडम जो भी हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से सैंपल भेजा जाएगा उसको बनाकर हम जो है ये राष्ट्रपति के नाम जो थ्रू डिप्टी कमिश्नर के जो अपना मेमोरेंडम भेजेंगे, और किसानों के साथ उस दिन कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में भाग लेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा 12, 13, 14 को स्थापना दिवस 12, 13, 14 अक्टूबर को है, उसके लिए हमारे 5 साथियों के जो इस वक्त हमारे पास नाम आ चुके हैं, उनकी जो कल के हमें उनके डिटेल्स मैं कलेक्ट करके बदन जी से बात करके, हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं उनसे बात करके वो जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो ऑफिस में जो है भेज देंगे। और उसके साथ साथ हमारी जो यहाँ पर और भी बहुत संस्थाएं हैं उनसे भी हमने संपर्क साधा हुआ है, और उनको बताया है कि क्या कार्यक्रम हम जो है 12, 13, 14 को करने जा रहे हैं बोध गया में। तो उनसे भी संपर्क रखा है और उनको भी बोला है कि आप भी बढ़ चढ़कर जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये एक ऐसा सुनहरा अवसर है जो किसी को लाइफ में मिलता है या मिलेगा। तो हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए, और जितना भी ज्ञान हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं वो ज्ञान प्राप्त करके हमें अपने प्रदेश में, अपने राज्य में जाकर लोगों को बताना है आगे जाकर कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का क्या कार्यक्रम है, वो क्या करना चाहते हैं, देश को किस तरीके से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, और उनका जो प्रोग्राम है वो क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब रजा लेना चाहूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। सभी को एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साधु साधु साधु। हमारे साथ में आज की वेबिनार में जुड़े हैं एक साथी, इनका हैंड रेज हो रहा है, LHP 12 करके हैं। उनसे आग्रह है कि वो कम समय में ही अपनी बात को
पूरी करें और आज के विषय को फोकस करते हुए रखें। LHP 12 आपका हैंड रेज हो रहा है, तो अपनी बात रखें। यदि बात नहीं रख पा रहे हैं तो मैं माननीय JP अम्बेडकर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और आप अपनी बात रखें। JP अम्बेडकर साहब भी अपनी बात को शायद नहीं सुन पा रहे हैं, तो बिहार के हमारे वरिष्ठ साथी, सीनियर साथी हैं माननीय KK बौद्ध साहब, उनसे आग्रह है कि आज के विषय पर अपनी बात रखें। माननीय KK साहब बिहार से। हेलो। जी सर बात रखें। हेलो। आपकी आवाज आ रही है सर, बात रखें। जी सर बात रखें अपनी। लगता है माननीय KK साहब का भी नेटवर्क वीक जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। आगे लीजिए सर। जी, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध सभी समझ। आवाज आ रही है ना? जी आ गई आवाज आ गई। जारी रखें सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। संचालक जी आगे नहीं आ रही बढ़ाइए, सर। आगे बढ़ाइए। जी उड़ीसा से नेपालेश्वर टांडी साहब जुड़े हैं, उनको लीजिए। उड़ीसा से हमारे सीनियर साथी माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब जुड़े हैं, उनसे आग्रह है कि आज की वेबिनार में अपनी बात रखें। माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है बात। हेलो। अरे सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर और सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के उपस्थित वेबिनार में उपस्थित मान्यवर धर्म प्रकाश भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मास्टर बादल सिंह, बौद्ध राष्ट्रीय कार्यवाही अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और संचालक NS भारतीय जी तथा सभी पदाधिकारी को नमन करते हुए उनको मेरा जय भीम नमो बुद्ध है। आज का विषय, दो विषय पर चर्चा हो रही है। मेरे सम्मानित महासचिव RBM महेश्वर सौंडा जी उड़ीसा के बारे में सब कुछ डाटा दे दिए हैं, फिर भी हमको एज ए उड़ीसा का प्रभारी होके कुछ बोल रहे हैं। सर 27 सितंबर को जो देशव्यापी धारणा होगा, हम लोग उड़ीसा का सभी जिला में जो पदाधिकारी हैं उनको हम सूचित कर दिए हैं पहले से। ऐसा तो उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट है, वहां 3 संभाग है। एक उड़ीसा, पूर्व उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा और दक्षिण उड़ीसा। पश्चिम उड़ीसा ज्यादातर जो 10 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हम लोग कलेक्टर को 27 तारीख उनको सूचित कर देंगे, काल ही कर देंगे। क्या है कि हमारा पास आ गया है सेंट्रल ऑफिस से, तो 27 तारीख ये काले कानून के विपक्ष में हम लोग किसान के साथ रहेंगे। क्या है कि
किसान के साथ उस दिन हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितना भी कार्यकर्ता उन लोग के साथ रहेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे और धारणा भी देंगे। इसलिए क्या होगा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक परिचय सृष्टि होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी तक हम लोग धारणा या बड़ा सा प्रदर्शन नहीं किए हैं, खाली हम लोग मेमोरेंडम देते रहे हैं जिला कलेक्टर को, राष्ट्रपति को देने के लिए थ्रू जिला कलेक्टर, लेकिन धारणा और प्रदर्शन बड़े पैमाने में शुरुआत नहीं हुआ है। ये मेरा सुझाव है, ये एक मौका है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को एक पर्याप्त जन लोग के साथ मिलने के लिए एक पर्याप्त अवसर है। इसलिए हम लोग बढ़ चढ़ के करेंगे, हर एक जिला में उसका तैयारी चल रहा है सर। और हमको केवल विज्ञापन मेमोरेंडम का एक जो आने वाला था वो अभी तक नहीं मिला है, वो जल्दी भेज दीजिए। क्या है कि वो लिफलेट हम लोग बनाएंगे, ओडिया में बनाएंगे और हिंदी में भी बना के पब्लिसिटी करेंगे। और सेकंड बात है, राष्ट्रीय अधिवेशन 12, 13, 14 के बारे में संडा जी तो बताए हैं। जो हम लोग का उड़ीसा से अभी तक 40 आदमी का कंफर्म हो गया है, टिकट भी कंफर्म हुआ है और 40,000 रुपया भी हम लोग भेज दिए हैं और बाकी तक हम लोग भेजेंगे। और वही दोनों विषय पर वही हम कंफर्म है कि हम लोग का 27 तारीख भी सक्सेसफुल होगा धरना प्रदर्शन, और 12, 13, 14 अक्टूबर का भी राष्ट्रीय अधिवेशन भी हम लोग सक्सेसफुल करेंगे। इसलिए हम आरबीएम तथा हमारा अध्यक्ष और कार्यवाही अध्यक्ष को हम स्पेशली सैल्यूट करते हैं। जय भीम, नमो बुद्ध। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय टंडी साहब। जय भीम, नमो। जी संचालक जी आगे बढ़ा। जो साथी अपनी संचालक जी अब समय काफी हो गया, मुझे आपको भी सुनना है। सपना से जुड़े हुए हैं, वो उनका हैंडल हो रहा था, उनसे आग्रह है कि अपनी बात रखें आज के वेबिनार में। समय संचालक जी समय ज्यादा हो रहा है। समय लाल जी सतना से जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह है कि आप अपनी जुड़ी। तो अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भारती जी 5 मिनट का समय उनको दे दीजिए। समय लाल जी को हम इनका प्रस्ताव भी बनाना है। समय लाल सतना से हैं जी, इनको चेन्नई और उधर साउथ में महासचिव की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भी हम तैयार कर रहे हैं। तो समय लाल जी आपसे अनुरोध है कि आप भी अपनी बात को रख लीजिए। जी बात रखें सर, अपनी बात। क्या बोली? समय लाल जी सतना से आप अपनी बात को रखें। चलो समय लाल जी अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम को कंक्लूड की ओर ले जाते हुए अपनी बात रखता हूं। सभी जी सर
जी सर, मैं आग्रह करता हूं, आज के कार्यक्रम वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह जी बौद्ध साहब, वो आए और आज के अध्यक्ष जी उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी। जी जी, सभी महामानवों को, सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब को सादर नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए सभी महासचिव, सभी संयोजक, कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश संयोजक, उपस्थित सभी साथियों, आज के विषय के ऊपर हमारे लगभग 10 साथियों ने अपनी बात को रखा है और 10 साथियों में से सभी साथियों ने एक मत और एक राय अपनी बात रखी है कि हमको 27 सितंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में प्रत्येक जिले से अनुमति के आधार पर शांतिपूर्ण धरना आंदोलन करना चाहिए। किसी भी साथी ने इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया और ना ही किसी साथी ने इसके विरोध में कुछ जानने की कोशिश की है। ये अच्छी बात है कि संगठन के बताए निर्देश के अनुसार आपने बात रखी है, लेकिन कुछ एक साथियों का ऐसा भी कहना है और बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बैनर के अनुसार एक धार्मिक संगठन दिखाई देता है, लेकिन इनके कार्य ऐसे दिखाई देते हैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरह। तो जन कल्याण हित में शासन का विरोध करना, शासन को नाराजगी जताकर अपनी बात रखना लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है और शासन से अपनी बात रखने के लिए कोई भी ग्रुप या समुदाय अपनी बात रखता है तो उसको हम चेतन अवस्था में मानते हैं, क्योंकि वह चेतन अवस्था में वह समुदाय जीवित है, जीवित अवस्था में वह कार्य कर रहा है। एक्शन के समय अगर एक्शन नहीं लिया गया तो बाद में रिएक्शन करने का कोई फायदा नहीं होता है। माननीय संस्थापक जी का ऐसा मानना है कि हमारे बहुत सारे संगठन जो हैं वह एक्शन के समय तो चुप रहते हैं और बाद में जब कार्य पूरा हो जाता है उसके प्रभाव दिखाई देने लगते हैं तो रिएक्शन के रूप में बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं और बड़े बड़े भाषणबाजी करके समाज को संबोधित करते हैं। अगर यही कार्य हमने समय पर रहते एक्टिवेट मोड में आकर एक्शन लिया गया है होता तो हमको बाद में रिएक्शन करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। समय पर किया गया विरोध ही शासन के संज्ञान में आता है और जनबल के रूप में, जनबल के द्वारा जो भी आंदोलन किए जाते हैं, मेमोरेंडम दिए जाते हैं, ज्यादा संख्या में प्राप्त होने पर सरकार कई बार अपने लिए गए प्रस्तावों पर, बनाए गए कानूनों पर एक कदम पीछे भी हट जाती है। ये घटना हम मानवर साहब के समय से देखते हैं। जब एम वेंकट चलैया एक सीनियर न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा की बात रखी गई थी तो मानवर साहब ने कहा था कि संविधान से अगर छेड़छाड़ की गई तो सड़कों पर खून बहेगा। तो सरकार को उससे एक कदम पीछे लेना पड़ा था और बाद में जिनकी अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उनको भी ये कहना पड़ा कि भारतीय संविधान के संबंध में आप मुझसे जो भी कार्य करवाना चाहते हैं, मैं देशद्रोही नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं संविधान के विरोध में नहीं बोलना चाहता। इस देश का आम नागरिक की सुविधाओं के अनुसार जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को इस देश के मार्केट से महंगा होते हुए हम अपनी आंखों के सामने देखते जा रहे हैं। अगर हम महंगा होते हुए किसान मजदूर की
झोली से, उसकी रसोई से राशन समाप्त होते हुए देखते हैं और देखते हुए चुप बैठ के रह जाते हैं, तो हम चेतन अवस्था वाले बौद्धिक समुदाय या इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं कहा जा सकते। बुद्धिजीवी वर्ग का ये कार्य होता है कि जो भी समाज में जनहित में समस्याएं सामने दिखाई देती हैं, बुद्धिजीवी वर्ग समाज को जन जागरूकता के रूप में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में आंदोलन करना, समाज को अपने अधिकार दिलाना बुद्धिजीवी वर्ग का महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आज हम चुप होकर बैठ जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक धार्मिक समुदाय है और हमें मात्र धम्मपद की या त्रिपिटक की ही बात करनी चाहिए, इस प्रकार के आंदोलनों को हमको नहीं छेड़ना चाहिए, तो हम समय के साथ नहीं चलते हुए परंपरावादी या परंपरागत तरीके से कार्य करने वाले लोगों की श्रेणी में माने जाएंगे। लोकतंत्र में सूचना देकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में 27 सितंबर को ये कार्य करेगी। हमारे संस्थापक माननीय भारती साहब का ऐसा सोचना है कि देश की जनता के साथ अगर हम जुड़ना चाहते हैं, उसकी पीड़ा को पीड़ा समझते हैं और पीड़ा का कारण समझते हैं और कारण का निवारण भी हमको दिखाई देता है, तो निवारण के कार्य करना भी हमारा अनिवार्य दायित्व है और ये ही तथागत का ज्ञान है। तो ये इस कार्य को हम शांतिपूर्ण तरीके से भारत के प्रत्येक जिले में करेंगे और आप सभी साथियों ने इसकी सहमति दी है और आपने सहमति के साथ कार्य करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे संस्थापक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके महत्वपूर्ण निर्देश भी हमको मिलना है। मेमोरेंडम की जो बात आई है, मेमोरेंडम तैयार हो रहा है, उस पर कुछ और साहब तक मेमोरेंडम पहुंच चुका है। साहब उसमें कुछ बारीकियों के साथ तैयार कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कल दोपहर या शाम तक मेमोरेंडम प्रत्येक जिले के प्रत्येक साथी तक पहुंच जाएगा। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर अध्यक्ष जी। आपने स्थितियों को काफी क्लियर किया है। देश की जनता हमारे देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रही है और अपने हक अधिकारों के प्रति आवाज उठाना हमारे देश के संविधान का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक के लिए प्रदत्त है। इसी क्रम में अब हम आज का वेबिनार को अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके मार्गदर्शक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, वो आए और आज के इस जूम वेबिनार का आभार व्यक्त करते हुए समापन भाषण प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष जी, संस्थापक जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, समस्त संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय SN भारती साहब, देश भर से जुड़े हमारे सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी, सीनियर और सक्रिय साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, मेरा पहला निवेदन तो यह है कि जहां तक ज्ञापन पत्र की बात है तो कल शाम तक हम लोग आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे, निश्चित रूप से पहुंच जाएगा, ये निवेदन है। दूसरा,
जो आपको एक पत्र दिया गया है अनुमति के लिए, तो अनुमति प्रशासन आपको देता है कि नहीं देता है, ये प्रशासन के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन आप प्रशासन को, संबंधित अधिकारी को, जिलाधिकारी को या एडीएम सिटी को, जो नगर मजिस्ट्रेट होता है या एसडीएम होता है, कोई भी साथी, कोई भी पदाधिकारी जो संबंधित पदाधिकारी है, उसको एक कॉपी आप रिसीव्ड जरूर करा दें, सूचना जरूर दे दें, जिससे प्रशासन को ये कहने का मौका न मिले कि हमें सूचित नहीं किया गया है। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, सूचना मिल जाती है बहुत अच्छा। दूसरा निवेदन है कि प्रचार के लिए भी हम कल एक पर्चा तैयार कर देंगे, वो पर्चा आप सभी साथियों को मिल जाएगा 27 सितंबर का। तो आप उसमें 2-2 हजार 3-3 हजार कॉपी ब्लू व्हाइट छपा लें, 5-5 हजार छपा लें एक एक जिले में, तो और अच्छा। छोटे साइज में छपा लें, कोई बात नहीं, उनको आप लोग बांटें और बांटकर प्रचार प्रसार करें। दूसरा, आप बैनर जरूर बना लें और कोई एक स्थान धरना प्रदर्शन के लिए आप लोग निश्चित कर लें। अगर आपको कलेक्ट्री में सुटेबल रहता है, जिलाधिकारी कार्यालय में आपको सुविधाजनक रहती है और वहां के किसी ऑफिसर्स को ऐतराज नहीं है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको यही देनी है कि आप कलेक्ट्रेट में ही अपने पंसिल के झंडे लगाएं, अपना बैनर लगाएं और वहां जो ज्ञापन पत्र बन रहा है, लगभग 10-12 बिंदुओं पे तैयार हो रहा है, तो उसको आप विस्तार से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे वहां बैठे और विस्तार से भाषण के माध्यम से आप देश की ज्वलंत जो समस्याएं हैं उनको आप लोग वहां प्रस्तुत करें भाषण के माध्यम से। देखिए, सरकार तक जो बात पहुंचती है, एक तो ज्ञापन के माध्यम से भी पहुंचती है, दूसरा जहां आप लोग स्पीच करते हैं, भाषण करते हैं, तो वहां जो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के गुप्तचर एजेंसी होती हैं, LIU होती है, और भी कई प्रकार की गुप्तचर एजेंसी होती हैं, जो सबके भाषण नोट करके और वो शासन तक रिपोर्ट करते हैं। आपका मन, आपका भाव, आपका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में वो सरकार को अवगत कराते हैं। ये एक सिस्टम है, शासन और प्रशासन और सरकार के बीच का एक कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग जो भी वहां स्पीच करेंगे, वो उसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि सभ्यता के साथ आपको बोलना है और संवैधानिक भाषा आपको बोलनी है और संविधान के दायरे में जो हमको राइट मिले हैं, अधिकार मिले हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी बात रखनी है। विशेष रूप से जो सावधान हमको रहना है, तो किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष संप्रदाय को कोई ठेस ना पहुंचे, उसको कोई दुख ना हो, ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है। संविधान में जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, वाणी की स्वतंत्रता है, वो कुछ प्रतिबंधों के साथ है। उसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं। प्रतिबंध यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, किंतु माने जो प्रतिबंध है वो यह है कि किसी भी व्यक्ति को जातिगत, धार्मिक, संप्रदाय, वर्ग विशेष के आधार पे हम उसको, उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, ये प्रतिबंध भी है संविधान में। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ हमें जो किसानों का आंदोलन है, उस दिन 27 को अभी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, मीडिया के माध्यम से भी कोई बड़ी रिपोर्ट हम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। यदि किसानों का आंदोलन होता है तो हमें उनके साथ जुड़ के, उनका सहयोग करके तो अपना ज्ञापन भी देना है और उनका समर्थन भी करना है किसानों का। और यदि वो नहीं करते हैं तो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से
अपने अपने क्षेत्रों के समस्त जिलों में हमें ये ऐसी कोशिश करनी है कि हम 100, 200, 300 कोशिश करें, 500 लोग हर जगह हो जाएं और ये ज्ञापन पत्र आप लोग उनको दें। तो ये जो विशेष बात है मैंने आपके बीच में कही है। और 21 सितंबर और 22 सितंबर ये 2 दिन हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धम्मप्रिय एम.आर. प्रशांत साहब, समस्त हमारे राष्ट्रीय महासचिव, समस्त हमारे राष्ट्रीय सचिव, समस्त हमारे प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, समस्त हमारे प्रदेश कार्यकारिणियों के सदस्य, मंडल, संभाग, जिला, जो भी यूनिट आप लोग तैयार किए हैं, तो वो यूनिट के साथी फेसबुक लाइव होकर ज्ञापन पत्र आपके पास होगा, उसको पढ़ लें, आप कंटेस्ट कर लें और उसके जो पॉइंट हैं उनको आप फेसबुक लाइव होकर आप उसका प्रचार प्रसार करें। और व्हाट्सएप पे भी आप वीडियो बनाकर अपने छोटे-छोटे 2-2 मिनट के वीडियो बनाकर आप समर्थन के लिए जनता से अपील करें कि भाई 27 सितंबर को जो भारत की ज्वलंत समस्याएं हैं, समस्या नंबर 1, समस्या नंबर 2, समस्या नंबर 3, समस्या नंबर 4, इस तरह से इनके समाधान हेतु हम लोग शांत प्रिय ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग इस धरना प्रदर्शन को सहयोग करें, मदद करें और सरकार पर ऐसा प्रभाव बनाए कि जो गलत कानून सरकार बना रही है उनको वापस ले ले, उनको निरस्त करें। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धार्मिक संगठन होकर तो ये इस किस्म के आंदोलन या जन समस्याओं को क्यों उठाते हैं, धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं। तो मैं उनकी जो अज्ञानतावश ऐसे साथी कहते हैं उनकी जानकारी में ला दूं कि अभी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो प्रजा को ये राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि वो अपनी बात कह सके। लेकिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। लेकिन राजतंत्र के समय भी राज्यों के जो राजा थे वो भिक्षु संघ को आमंत्रित करते थे भोजन पर और उनसे फिर अनुरोध करते थे, निवेदन करते थे कि प्रजा के हित में हम कैसा शासन चलाएं, हम प्रजा के लिए क्या करें, ऐसा हमको उपदेश दीजिए, हमारा मार्गदर्शन करिए। तो उस वक्त भी हमारे जो विद्वान भिक्षु हुआ करते थे तो वो भिक्षु राजा को कैसा राज चलाना है, प्रजा के लिए उन्हें क्या कार्य करने हैं, तो ये उनका मार्गदर्शन उस समय के भिक्षु भी राजा महाराजाओं को किया करते थे। अभी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो हम सबको अधिकार है, उस समय पब्लिक को अधिकार नहीं था। लेकिन पब्लिक की बात, प्रजा की बात हमारे जो धर्मगुरु हुआ करते थे वो सदैव राजाओं का ध्यान आकर्षित कराते थे। या एक भाषा में कह सकते हैं कि राजाओं को निर्देशित करते थे, आदेशित करते थे। तो धर्म का मतलब ही यह है, जैसा हमारे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी ने कहा कि हम चेतन अवस्था में है, यदि हम जागरूक अवस्था में है। बुद्ध से, तथागत से कभी एक भिक्षु ने प्रश्न किया कि तथागत धर्म को बहुत छोटे शब्दों में कैसे समझा जाए, तो बुद्ध ने कहा कि जागरूक होकर जीवन जीना ही धर्म है। जागरूक होकर, तो आज लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। जहां नागरिक जागरूक नहीं होता है वही शासन, प्रशासन और सरकारें दमनकारी नीति लाते हैं और उनका शोषण करती है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत की प्रजा को जागरूक बनाने का काम कर रही है। तो ये काम सब आप साथियों को करना है और विशेष रूप से मैंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस पे आप कल आपको ज्ञापन पत्र की कॉपी मिल जाएगी। उसके आधार पे सभी साथियों को
अपने अपने फेसबुक लाइव होकर जितना ज्यादा से ज्यादा आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो आप लोग करें, और ज्ञापन पत्र के माध्यम से ही आप अखबारों में भी प्रेस नोट जारी करें, समस्त अखबारों में आप प्रेस नोट जारी करें। वो उसका भी हम कल आपको मैटर बना के दे देंगे जिस आधार पे आप लोगों को प्रेस नोट जारी करनी है। और एक निवेदन मेरा और है कि आप सब लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लेटर पैड छपा लें 4 कलर में। आप सब लोगों के पास प्रूफ है, एक नमूना है, उस नमूना के आधार पर आप लोग छपा लें। और जब तक स्थायी रूप से संगठन विकसित नहीं हो जाता तब तक आप उस पे अपना केंद्रीय कार्यालय का पता दे दें, अपना पता दे दें अगर आपने ऑफिस खोला है तो, और ऑफिस नहीं खोला है तो अपने घर का पता दे दें, कैंप कार्यालय लिखकर, कैंप कार्यालय करके घर का पता और टेलीफोन नंबर दे दें, और बाकी मोहर बना लें। जिस पद पर जो साथी है वो अपने नाम की और पोस्ट की मोहर बना ले, तो अपने साइन करने के बाद फिर उसको मोहर लगा दे। तो इस किस्म की आप लोग तैयारी कर लीजिए। और 23 सितंबर हम लोगों के लिए स्वाभिमान दिवस है। मैं आपको याद दिला दूं, 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा में एक पेड़ के नीचे जब उनका घर खाली करा लिया था, उनका सामान बाहर फेंक दिया था, तो बम्बई वो जा रहे थे। तो बम्बई जाने से पहले वो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने संकल्प लिया था, बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को बड़ोदरा में जहां संकल्प भूमि बनी हुई है वहां एक उनकी स्मृति में, तो ये संकल्प लिया था। बाबा साहब ने क्या संकल्प लिया था कि जब तक मैं इस देश में गुलामी को समाप्त नहीं कर देता, खत्म नहीं कर देता, मैं चैन की सांस लेने वाला नहीं। और यदि मैं ऐसा न कर सका तो स्वयं को गोली मारकर खत्म कर लूंगा। ऐसा बड़ा संकल्प बाबा साहब ने 23 सितंबर को लिया था। तो संकल्प दिवस के रूप में हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम को 9 बजे 1 घंटे का संकल्प दिवस का मौका रखा जाए, जिसपे सिलेक्टेड हमारे 2-3 साथी बोल रहे हैं। गुजरात के साथी बोल देंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको ज्यादा नॉलेज है। और 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ था। पिछले वर्ष हम लोगों ने बड़ा सेशन पूना पैक्ट पे चलाया था, लेकिन पूना पैक्ट का धिक्कार क्यों किया जाए, तो मैं समझता हूँ 1 घंटे का सेशन 24 सितंबर को भी ये रात को 9 बजे ही इसको हम लोग कर लेंगे, जिससे इतिहास की तारीखों को भी हम लोग रिव्यू कर सकें और उन्हें मेमोरी में दोबारा से ला सकें। और 27 सितंबर के लिए आप लोग तैयारी करिए बड़ी ताकत के साथ। और बुद्ध गया का जो प्रोग्राम है तो 27 का आप प्रोग्राम कर लीजिए। और बुद्ध गया की साथ आपको टारगेट दिया गया, बहुत छोटा टारगेट है, किसी राज्य को 10। खुशी की बात यह है कि जिस राज्य को 10 का टारगेट है वो कह रहे हैं मेरे 20 टिकट बन गए। जिस राज्य को 20 का टारगेट दिया गया वो कह रहे हैं कि 40 लोगों का टिकट हो गया है। और मध्य प्रदेश को मात्र 20 लोगों का टारगेट दिया गया था, तो मध्य प्रदेश से 70 लोगों के टिकट हो गए। खुशी की बात है, चलो एडजस्ट करेंगे। लेकिन मैं एक बात निवेदन फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये जो 3 दिन का प्रोग्राम बुद्ध गया में है, ये एक पावन भूमि पर, जहां बुद्ध ने आज से 2600 वर्ष पहले बुद्धि प्राप्त करके और दुनिया को दुख से मुक्त करने का संकल्प लेकर वो वहां से निकले थे। तो वहां बहुत गंभीर चिंतन होगा, बहुत गंभीर विषय पे चर्चा होंगी। तो आप लोग घूमने वाले साथी ज्यादा होंगे। मेरा निवेदन है कि आप लोग घूमने का समय अपना अलग से रख लें, लेकिन चर्चा में जरूर भाग लें। आप आते हैं वहां, आपका स्वागत है। आप 2000 रुपए प्रोग्राम खर्चे में दे रहे हैं, ये भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये सब देने के बाद अगर आप चर्चा में शामिल नहीं होते हैं,
आप केवल घूमने चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ फिर उसका कोई वो फायदा होने वाला नहीं है जिस फायदा के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो समय बहुत हो गया है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। उन्हें एक बार फिर निवेदन, कल शाम तक आपको ज्ञापन पत्र की कॉपी मिल जाएगी, प्रेस नोट मिल जाएगी, पर्चा मिल जाएगा और परसों से आप लोग फेसबुक लाइव होकर व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी है, जितने भी संसाधन हैं उनके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और अखबारों में भी आप न्यूज जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी ने जो हमको निर्देश दिए हैं उनका हम कोशिश करें कि अक्षरशः पालन करेंगे और दिए गए टारगेट को अक्षरशः अमल में लाएंगे। और जूम का भी ये वेबिनार अब अंतिम पड़ाव पर हो चुका है। माननीय हमारे संस्थापक जी का भी उद्बोधन हो चुका है। सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि अब सभ्य सत्ता के लिए तैयार हो जाएं ताकि वेबिनार को समाप्त किया जा सके। सभ्य अपने अपने माइक खोलें सब। सभ्य सत्ता सुखी सत्ता होन्तु, सभ्य होन्तु सखे सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमात्। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु सखे सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमात्। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु सखे सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमात्। भला हो जगत का सुखी रहे सब लोग, दुखियों के दुख दूर हो सब लोग। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय।